नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य का जो कालखंड पढ़ने जा रहे हैं, जो युग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है छायावाद। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि इसका नाम छायावाद क्यों पढ़ा, क्यों रखा गया छायावाद नाम, और इस नाम से जो इस युग के कवि हैं, जो चार मुख्य स्तंभ हैं, उनको क्या आपत्ति थी। इसके अलावा पढ़ेंगे कि इसमें कितना रहस्यवाद है, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया जाता है कि रहस्यवादी काव्य है, तो वास्तव में रहस्यवाद है कितना है और क्यों है ऐसा, ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि छायावाद की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, मूल प्रवृत्तियाँ क्या हैं, यहाँ पर नारी को किस दृष्टिकोण से देखा गया है, सौंदर्य दृष्टि कैसी है, प्रकृति को किस दृष्टिकोण से देखा गया है, ये सब हम लोग देखेंगे। क्योंकि छायावादी काल बड़ा महत्वपूर्ण है और अपने पहले के समय की तुलना में ये विशिष्ट है, ये विशिष्ट दृष्टि लेकर आया है, इसलिए हिंदी के कालखंड में ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, अगर शिल्प की दृष्टि से देखें तो भाषा का इतना सुंदर रूप यहाँ निखर कर आया है, जहाँ स्पष्ट होता है, इतना रमणीय, इतना काम्य, इतना मधुर रूप दिखता है, उतना आपको पूरे हिंदी साहित्य में नहीं मिलेगा। दूसरा, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप भारतेंदु युग में देखेंगे कि काव्य के तौर पर, काव्य भाषा के तौर पर खड़ी बोली हिंदी को स्वीकार नहीं किया जा रहा था। वहाँ ये बोला जा रहा था कि खड़ी बोली हिंदी अत्यंत कर्कश भाषा है, ये काव्य की भाषा के तौर पर प्रयुक्त नहीं हो सकती। लेकिन छायावादी कवियों ने वो जवाब तैयार करके दिखाया अपना कविता के जरिए कि किस तरह से खड़ी बोली में इतनी मधुर कविता लिखी जा सकती है। तो एक तरह से उन्होंने अपने काव्य द्वारा जो इस तरह के आक्षेप लगे थे खड़ी बोली पर, उनका प्रत्युत्तर दिया है, खुद करके दिखलाया उन लोगों ने। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और छायावादी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत उपयोगी टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से भी। परीक्षा में अक्सर छायावाद से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि छायावाद में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, वो हम लोग सब देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम कोई कालखंड पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, उसकी समय सीमा। हम उसकी समय सीमा क्यों देखते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर हम देख सकते हैं कि उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी। ये हम लोग देख सकते हैं कि उस समय की परिस्थितियां क्या रही होंगी, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां होंगी उनका कहीं ना कहीं से प्रभाव साहित्य पर पड़ता ही है, उनका कहीं ना कहीं से प्रभाव कृतियों पर आता ही है। तो पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे कि उस दौर की परिस्थितियां क्या थी। तो क्या क्या हो रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, और किसके लिए था, मुक्ति के लिए। भाई स्वतंत्रता आंदोलन था तो देश की मुक्ति के लिए था, किसके लिए था, राष्ट्र मुक्ति के लिए था, ये राष्ट्र मुक्ति के लिए था। और जब आप गांधीवाद पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि गांधी जी क्या कहते थे। गांधी जी न सिर्फ राष्ट्र मुक्ति की बात करते थे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की मुक्ति की बात करते थे। प्रत्येक व्यक्ति की मुक्ति की बात करते थे, प्रत्येक व्यक्ति की मुक्ति की बात करते हैं गांधी जी। और न सिर्फ शारीरिक मुक्ति, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर भी मुक्ति होनी चाहिए व्यक्ति की, वो यह बात कहते थे गांधी जी। इस तरह की बात करते थे, ये गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक मुक्ति होनी चाहिए। ऐसा कि चूंकि छायावाद पर आप देखेंगे गांधीवाद का काफी प्रभाव है, कई स्तर पर प्रभाव है। इस वैचारिक स्तर पर तो है ही कि व्यक्ति की मुक्ति होनी चाहिए, और भी कई स्तर पर देखेंगे, अहिंसा के स्तर पर भी आप देखेंगे, या अन्य जो मूल है गांधीवाद के, उन मूल्यों का प्रभाव आपको छायावाद में दिखेगा। इस जो प्रत्येक व्यक्ति की मुक्ति है, तो ये किस रूप में व्यक्ति हुई है, व्यक्तिवाद के रूप में व्यक्ति हुई है। यहाँ पर व्यक्तिवाद के रूप में, वैयक्तिकता के रूप में आपको दिखाई पड़ेगी, साहित्य में दिखाई पड़ेगी, छायावादी साहित्य में व्यक्तिवाद के स्तर पर दिखाई पड़ेगी, आप देखेंगे। दूसरा बिंदु क्या है, नारीवादी आंदोलन। उस समय नारीवादी आंदोलन क्या था, चल रहा था, और बड़े जोरों पे चल रहा था। हर जगह नारी मुक्ति की बात हो रही थी, नारी मुक्ति की चर्चा चल रही थी। जो कि स्वतंत्रता आंदोलन थे हम लोगों के, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, इन सभी आंदोलन में नारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और नारी के स्वयं के भी नारी आंदोलन चल रहे थे। तरह तरह की वुमेन्स लीग बनी थी, नारियों के अपने संघ बने थे, जहाँ पर जो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी कुरीतियां हैं नारियों के प्रति,
जो पूर्वाग्रह रखती हैं उनको हटाने की बात हो रही थी समाज से। तो ऐसा आप देखेंगे, यहाँ तक कि इस समय के जो उपन्यास लिखे गए हैं उनमें भी ये चर्चा आप देखेंगे, स्पष्ट रूप से देखेंगे। चाहे प्रेमचंद का प्रेमा उपन्यास हो, चाहे प्रेमचंद का आप सेवा सदन उपन्यास देख लीजिए, चाहे आप गोदान देख लीजिएगा। गोदान में जो मालती है और सरोज है तो किस तरह से वीमेंस लीग से जुड़ी हुई है, और जो मेहता का जो भाषण होता है तो सरोज किस तरह से विरोध करती है उसका, तो वो सब देखेंगे। वो नारी आंदोलन को ही दिखाता है। और भी आप इस समय के उपन्यास देखिए, चाहे जयशंकर प्रसाद के उपन्यास देखिए, तो आपको नारी आंदोलन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। इसी तरह काव्य में भी देखेंगे कि नारी के प्रति दृष्टिकोण बदला सा दिखेगा, नारी के प्रति दृष्टिकोण बदला सा दिखाई पड़ेगा। ये किसका प्रभाव है? ये इसी नारीवादी आंदोलनों का प्रभाव है, क्योंकि नारीवादी आंदोलन ने दिखा दिया था, स्वतंत्रता आंदोलन में नारियों की भागीदारी ने दिखा दिया था कि नारियां पुरुषों से किसी भी स्तर पर कमतर नहीं है, कहीं से भी कमजोर नहीं है। ये आप देखेंगे। अगला बिंदु क्या है? क्या कहती तत्कालीन परिस्थितियां? साम्यवादी क्रांति हो चुकी थी और साम्यवादी क्रांति का जोरों पर प्रचार प्रसार हो रहा था। ये आप देखेंगे। साम्यवादी क्रांति का प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही साम्यवादी क्रांति हुई थी, और आप देखेंगे कि साम्यवादी क्रांति का जो कि रूस में हुई थी उसका चारों तरफ पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा था, और उसका प्रभाव भी देखेंगे आप कई स्तर पर देखेंगे। चाहे हमारे देश के राष्ट्रीय नेटवर्क में भी जो राष्ट्रीय नेतृत्व था देश का, उसमें भी देखेंगे किस तरह से कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो 1934 में हुई थी। ये किस में बनी थी? 1934 में बनी थी। चाहे आप देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ये क्या वामपंथी प्रभाव हुई है, समाजवादी प्रभाव हुई है। या आप देखेंगे कि क्रांतिकारी जो आंदोलन थे, क्रांतिकारी थे, वो किस तरह से वामपंथी की ओर झुके हुए थे। भगत सिंह ने लिखा था मैं नास्तिक क्यों हूँ, या चंद्रशेखर आजाद, सबको देखिएगा, सब वामपंथी लोग थे। आप देखेंगे इस सब वंचित वर्ग के प्रति बात कर रहे थे सारे लोग। तो उस समय देखेंगे साम्यवादी क्रांति का असर देखेगा, और छायावादी का भी देखेंगे कुछ ना कुछ मात्रा में इसका असर दिखता है। वंचित वर्ग के प्रति करुणा की बात देखेंगे, या किसानों के आंदोलन के समर्थन की बात देखेंगे। निराला में आप खूब देखेंगे इसका असर, तो ये देखेगा आपको। और क्या, दलित आंदोलन भी बड़ी तेजी से चल रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरह से दलित आंदोलनों की बागडोर थामी थी, तो आप देखेंगे कि किस तरह से दलित आंदोलनों में अम्बेडकर का सूर्य भारतीय राजनीति में कैसे चमक रहा था, कितना प्रखर गति से चमक रहा था। और दलित इस तरह से अपने अधिकारों की जो सदियों से उनका शोषण किया गया है, उनके प्रति, उन शोषण के प्रति डॉक्टर अम्बेडकर ने किस तरह से चेतना जगाई थी, और दलित तब अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। जैसे 14 तालाब का आंदोलन देखेंगे, पानी पीने के लिए, कि सार्वजनिक स्थानों पर दलित भी पानी पी सकते हैं, छू सकते हैं, जा सकते हैं। उस सब के लिए जो आंदोलन चला था, तो आप देखेंगे डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। खड़ी बोली की काव्य भाषा के रूप में स्थापना, भारतेंदु युग तक क्या था कि गद्य में तो खड़ी बोली स्थापित हो गई थी, लेकिन काव्य में खड़ी बोली स्थापित नहीं हुई थी। छायावादी युग में देखेंगे आप कि खड़ी बोली की काव्य भाषा के रूप में स्थापना हुई है, ये देखेंगे। आप देख लेते हैं हम छायावादी साहित्य की विशेषताएं। जब भी हम किसी युग का साहित्य देखते हैं तो दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं, संवेदना पक्ष उसका और शिल्प पक्ष। तो पहले हम देखते हैं छायावाद युगीन साहित्य का संवेदना पक्ष। पहली विशेषता क्या है संवेदनागत विशेषताओं में? सूक्ष्म स्तर पर मुक्ति की बात। यहाँ पर जो मुक्ति की बात की गई है, अब मुक्ति किसकी? आप देखेंगे नारी मुक्ति, मानव मुक्ति और विश्व मुक्ति, हर एक की मुक्ति की बात की गई है। और न सिर्फ इसकी बल्कि छंद मुक्ति की बात भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। आप नारी मुक्ति की बात आप जो देखेंगे राम की शक्ति पूजा, उसमें बहुत स्पष्ट दिखती है। या नारी मुक्ति के लिए कैसा जो आंदोलन उस समय हो रहे थे उनका क्या प्रभाव है, किस तरह से नारी पुरुष के समांतर है, नारी पुरुष के समान है, कहीं से भी कमतर नहीं है, इस तरह से बात हो रही थी। जो सदियों से उस पर वर्जनाएं लाई गई थी, जो जंजीरें बंधी हुई थी वर्जनाओं की, कुरीतियों की, परंपराओं की, रीति रिवाजों की, उन सब से नारी के मुक्ति की बात हो रही थी। आप देखेंगे इसके साहित्य में कि नारी के जो नारी का वर्णन है आप पाएंगे, तो वो भी देखेंगे आप कैसा है, जो रीतिकालीन नहीं है, भोगवादी या दैहिक नहीं है, बल्कि भावनात्मक हो गया है। दृष्टिकोण भी नारी के प्रति चेंज हुआ है, सौंदर्य दृष्टि भी चेंज हुई है, और नारी पुरुष के साथ संबंध कैसे होना चाहिए ये भी आप यहाँ पर देखेंगे, बदल गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अब नारी के मुक्ति की बात होगी।
मानव की मुक्ति की बात होगी, मानव, और न सिर्फ भौतिक मुक्ति की बात होगी बल्कि मानसिक मुक्ति की बात होगी। मानव की मुक्ति न सिर्फ गुलामी से कि दूसरा देश जो है ना किसी देश पर शासन कर रहा है, जैसे कि ब्रिटिश लोग भारत पर शासन कर रहे थे, न सिर्फ उससे मुक्ति की बात होगी बल्कि मानव के ऊपर जो सामाजिक वर्जनाएं हैं, किस तरह से सामाजिक दबाव है, शोषण है, उससे मुक्ति की बात भी होगी। तो दोहरी मुक्ति की बात है, न सिर्फ जो राजनीतिक मुक्ति की बात है बल्कि राजनीति के साथ साथ सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक मुक्ति की बात होगी। और क्या वस्तु मुक्ति की बात भी देखेंगे आप, चाहे जो रंग भेद हो, जाति भेद हो या अन्य तरह के जो सांप्रदायिक भेद हैं उन सब से मुक्ति की बात होगी। इसी तरह से आप देखेंगे कि छंद से मुक्ति की बात होगी। मुक्त छंद इसी समय प्रकाश में आया, ये निराला द्वारा आरंभ किया गया था मुक्त छंद। तो इस तरह से हर स्तर पर और सूक्ष्म स्तर पर मुक्ति की बात है। स्थूल स्तर क्या है मुक्ति का? मुक्ति का स्थूल स्तर है कि सिर्फ भौतिक मुक्ति या राजनीतिक मुक्ति, राजनीतिक मुक्ति या भौतिक मुक्ति, यह क्या स्थूल स्तर है। और सूक्ष्म स्तर क्या है मुक्ति का? मुक्ति का सूक्ष्म स्तर का मतलब है कि मुक्ति कैसी हो? मानसिक हो, मानसिक हो, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति हो, मानसिक मुक्ति हो, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति हो। ये क्या है? ये सूक्ष्म स्तर है। तो देखिए यहाँ पर कैसे कैसे, ये देखिए मानव मुक्ति, नारी मुक्ति, छंद मुक्ति, सारी मुक्ति की बात हो रही है। ये देखो, मुक्त करो नारी को, युग युग की कारा से बंधनी नारी को। इस तरह का साहित्य आप खूब मिलेगा आपको छायावाद में, इस तरह का साहित्य खूब मिलेगा। यहाँ नारी मुक्ति की बात की गई है, मानव मुक्ति की बात की गई है, छंद मुक्ति की बात की गई है, विश्व मुक्ति की बात की गई है। हर तरह से मुक्ति, चाहे विचारधाराओं से भी मुक्ति की बात हो। ये जो सूक्ष्म मुक्ति है उसका मतलब है, जो आध्यात्मिक या मानसिक मुक्ति है उसका मतलब है कि विचारधाराओं से भी मुक्ति, परंपराओं से भी मुक्ति, रीति रिवाजों से भी मुक्ति, उस मुक्ति की बात की गई है। स्वतंत्रता का उद्घोष मिलेगा आपको, स्वतंत्रता का उद्घोष मिलेगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि छायावादी काव्य में, छायावादी काव्य उस समय का काव्य है जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन बड़े जोरों पर था, लेकिन छायावादी काव्य में कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता। ऐसा आक्षेप लगता है, ऐसा आरोप लगता है छायावाद पर। लेकिन आप तो देखेंगे, पढ़ेंगे छायावादी साहित्य तो पाएंगे कि भले स्थूल रूप में नहीं है, स्थूल रूप में आंदोलन का जिक्र नहीं है, अर्थात आंदोलन का जो रोज नामचा है वो नहीं भरा गया कि आज फलाने दिन। रोज नामचा क्या होता है? पुलिस के ऑफिस में आप देखेंगे थानेदार के यहाँ एक डायरी भरी जाती है, इसको रोज नामचा बोला जाता है। तो छायावाद का रोज नामचा नहीं मिलेगा आपको कि आज फलाने दिन ये घटना हुई, इतने लोग जेल गए, ये किया गया, इस तरह का नहीं मिलेगा, बल्कि सूक्ष्म रूप में मिलेगा। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद सूक्ष्म रूप मिलेगा, अर्थात मुक्ति की बात जो की गई है, जो अभी मैंने बताई, अभी समझाई आपको। तो सूक्ष्म रूप में स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र मिलेगा, अर्थात मुक्ति की बात की गई है। और वो जो बताई थे मैंने, चारों तरह से मुक्ति की बात है, तो ये देखेगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से आपको स्वतंत्रता आंदोलन का ही जिक्र है, ये मुक्ति की बात ही है, हर जगह देखेगी ये स्वतंत्रता आंदोलन का ही जिक्र है, जो अप्रत्यक्ष रूप से दिखता है। जैसे तोड़ो 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 कारा, निकले फिर गंगा जलधारा। तो तोड़ो तोड़ किसके? ब्रिटिश समाज के विरुद्ध, जो ब्रिटिश समाज ने कारागार बना रखा हमारे देश को। ब्रिटिश समाज ने हमारे देश को क्या बना रखा है? कारागार बना रखा, कारा बना रखा है, वो तोड़ दो, जिससे फिर हमारा देश निकल सके, मुक्त हो सके, निर्मल हो सके, निर्मल धारा हमारे देश की बह सके। इसकी अगली संवेदना की विशेषता है क्या है? प्रकृति से अत्यधिक नजदीकी मिलेगी। पूरे छायावाद का गुण है, इस प्रकृति से बड़ी करीबी मिलेगी। कैसे कैसे देखिए, एक तो मिलेगा प्रकृति का वर्णन खुद ही मिलेगा, और इतना सुंदर प्रकृति का वर्णन है कि वह मानव से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी है। ये प्रकृति का वर्णन मिलेगा आपको, मानव से भी सुंदर है प्रकृति। दूसरा, जहां प्रकृति का वर्णन किया गया है, तो जैसे रीतिकाल में आप देखेंगे तो प्रकृति कैसे आई है? उद्दीपन भाव से आई है। रीतिकाल में उद्दीपन भाव से आई कि नायक नायिका मौजूद हैं, तो उनके बीच रति का भाव उत्पन्न हो सके, श्रृंगार का भाव उत्पन्न हो सके, उसके लिए प्रकृति का इस्तेमाल हुआ, सजावट के रूप में प्रकृति का इस्तेमाल हुआ। लेकिन यहाँ पर छायावाद में ऐसा नहीं है। छायावाद में प्रकृति का अपना स्वतंत्र महत्व है। छायावाद में प्रकृति का स्वतंत्र महत्व। वैसे भी छायावादी काव्य कैसा है? भावनात्मक काव्य है, भावना का काव्य है। तो आप देखेंगे, और तीसरी चीज देखेंगे, प्रकृति का यहाँ पर मानवीकरण खूब मिलता है, मानवीकरण खूब दिखता है। इसलिए मानवीकरण अलंकार का प्रयोग बड़ी संख्या में दिखता है, बड़ी मात्रा में दिखता है छायावादी काव्य में। जैसे ये देखिए,
और भी देखेंगे कि प्रकृति का दोनों तरह का वर्णन मिलेगा, कोमल वर्णन भी मिलेंगे आप देखेंगे, और कैसे मिलेंगे आपको तिक्त या तीखे वर्णन भी मिलेंगे, भयानक भी मिलेंगे। कोमल वर्णन भी, कोमल रूप भी दिखेगा प्रकृति का, और भयानक रूप भी दिखेगा, दोनों तरह का रूप दिखेगा। आइए उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं, कोटेशन देख लेते हैं इसके। ये देखिए कि पगली हाँ संभाल रे कैसे, पगली हाँ संभाल रे कैसे, छूट पड़ा तेरा अंचल, और देख बिखेरती है मणि रानी, देख बिखेरती है मणि रानी, अरे उठा बेसुर चंचल। तो इसमें क्या किया गया है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। देखो पगली हाँ संभाल ले कैसे, छूट पड़ा तेरा अंचल, और देख बिखरती है मणि रानी, अरे उठा बेसुर चंचल। तो यहाँ पर प्रकृति का क्या दिखता है, मानवीकरण दिखता है। आगे देखते हैं इसे, ये देखिए ये कौन सा बिंब है, प्रकृति का भयानक बिंब है, जो कि कमानी से लिया गया है। जब प्रलय आई है तब कैसा वातावरण है उसी का है कि दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट से, और सघन गगन में भीम प्रकंपन, झंझा के चलते झटके। दिग्दाहों से धूम, खूब धुआं उठा, दिग्दाहों से धूम उठे, आंधी उठी बड़ी तेज, या जलधर उठे क्षितिज तट से, या वो चक्रवात होते हैं, जलीय चक्रवात होते हैं, जलधर उठे क्षितिज तट से, और सघन गगन में भीम प्रकंपन, पूरे आसमान में सघन गगन में भीम प्रकंपन, कंपन होने लगा, बड़ा तेज कंपन हुआ, और झंझा के चलते झटके, बड़ी तेज अंधार आ रही है, बड़ा तेज तूफान आ रहा है, झंझा। ये देखिए, तो ये भयानक बिंब है प्रकृति का। ये देखिए जो बताया था मैंने कि कहीं कहीं पर प्रकृति मानव से भी सुंदर है, कि छोड़ ध्रुम, ध्रुम मतलब होता पेड़ है, छोड़ ध्रुमों की मृदु छाया, और तोड़ प्रकृति से भीम आया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा लोचन। यहाँ पर नायक कह रहा है, नायक ऐसे कि प्रकृति, तुम प्रकृति सुंदर नहीं हो, प्रकृति तुमसे ज़्यादा सुंदर है, मैं प्रकृति की छोड़कर कैसे तुम्हारे बालों में, जुल्फों में खो जाऊं, उसी का जिक्र है यहाँ पर। नारी के प्रति अति संवेदनशील भावनात्मक दृष्टिकोण है, अति संवेदनशील दृष्टिकोण है, और कैसा दृष्टिकोण है, भावनात्मक दृष्टिकोण है। ये देखिए संवेदनशील दृष्टिकोण मिलेगा। ये देखिए ये कथा है नल दमयंती कथा, वहीं से ये वर्णन लिया गया है। इसमें क्या था कि नल रात में सोती हुई दमयंती को छोड़कर चल देता है, क्योंकि उसका मानना है कि दमयंती मेरे साथ जाएगी तो ज्यादा परेशान होगी। तो वो नल जो रहता है, राजा होता है नल, वो दमयंती को छोड़ के चला जाता है सोते हुए। तो वही है यहाँ पर वर्णन है, कहो कौन तुम दमयंती सी इस तरु के नीचे सोई, कहो कौन तुम दमयंती सी, कहो कौन तुम दमयंती सी इस तरु के नीचे सोई, आहा तुम्हें भी त्याग गया क्या अली नल सा निष्ठा कोई। अली भौरे का मतलब भौरा जैसे नहीं होता कि पहले एक फूल में जाता है फिर दूसरे फूल में जाता है तीसरे, उस तरह से, इसलिए यहाँ पर भौरा शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या तुम्हें भी कोई नल छोड़कर चला गया है, क्या मसला है, क्या समस्या है उसमें, तो उसी का वर्णन किया गया। क्या नारी का वर्णन किया, नारी की व्यवस्था का वर्णन किया गया। यहाँ पर संवेदनशील वर्णन है नारी के प्रति। ये देखिए आगे, दया माया ममता, ये कमायनी का है। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। तो ये क्या है, ये जो कमानी श्रद्धा है मनु से बोल रही है। तो नारी का हृदय कितना कोमल है, कितना ममतामयी है, ममता करुणा त्याग जैसे तत्व नारी के हृदय में कैसे विराजमान है, उसी का जिक्र किया गया है। भावनात्मक दृष्टिकोण में देखिए कि वो बोल रही, श्रद्धा बोल रही मनु से कि ये सब मेरे पास हैं और मैं तुम्हारा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, तो उसका जिक्र है। छायावाद में आप क्या देखेंगे, छायावाद में आप एक चीज देखेंगे कि दलित जन के प्रति करुणा वाला भाव दिखेगा। क्यों? क्योंकि सबकी मुक्ति की बात हो रही है। इतने सामाजिक बंधन है, शोषण के बंधन है, सामाजिक जो बंधन है, जो शोषण के बंधन है, वर्जना के बंधन है, जितनी वर्जनाएं हैं उन सबसे मुक्ति की बात हो रही है। दूसरा, क्योंकि एक ऐसा काव्य छायावाद भावना का काव्य है, इसलिए जहाँ दीन दुखी वंचित जन मिलेंगे तो वंचित जनों के प्रति करुणा का भाव होगा। देखिए कैसे, ये देखिए छंद, ये निराला का छंद है कि दलित जन पर करो करुणा, ये प्रार्थना कर रहे हैं वो देवी से कि दलित जन पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए प्रभु तुम्हारी शक्ति अरुणा। तो ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि दलित जन पर करो करुणा। या
कि इलाहाबाद के एक रास्ते में कैसे कोई स्त्री पत्थर तोड़ रही है, अपने परिवार का पेट भरने के लिए मजदूरी कर रही है, उसी का उदाहरण है कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ये पूरी कविता है, उसी का कोटेशन लिया गया है। आगे देखते हैं। कई बार उस पर यह आरोप लगता है छायावाद पर कि वो क्या पलायन का काव्य है, उसमें और क्या है, निराशा का काव्य है, वो निराशा का काव्य है, पलायन का काव्य है, दीनता का काव्य है, ऐसा आरोप लगाया जाता है छायावाद पर। आप देखेंगे इस तरह का वो काव्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम विश्लेषण करेंगे, पढ़ेंगे उसको, तो देखेंगे इसके बजाय वो कैसा काव्य है, जागरण का काव्य है। देखिए जैसे उदाहरण के लिए निराला की लाइन है कि जागो फिर एक बार, शेरों की मांद में आया है आज श्यार, जागो फिर एक बार। शेर मतलब भारतीय लोगों की मांद में, भारतीय लोगों की मांद मतलब भारत देश में, शेरों की मांद में आया है आज श्यार। श्यार का मतलब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश लोग हैं, वो चुपके से धोखे से घुस आए हैं। जागो फिर एक बार, क्योंकि क्या है, जागरण काव्य है। ऐसे बहुत सारे आपको कोटेशन मिलेंगे, बहुत सारी पंक्तियां मिलेंगी। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें राष्ट्रवाद स्थूल रूप में नहीं दिखता छायावाद में, लेकिन सूक्ष्म रूप में आप हर जगह पाएंगे। इसी तरह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो राष्ट्रवाद का एक रूप है, आपको उसकी झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी, खूब दिखाई पड़ेगी। और जयशंकर प्रसाद के यहाँ तो बहुत याद से मिलती है, उनका तो लगभग पूरा साहित्य ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित है। आप देखेंगे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दर्शन होते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें अपने भारत देश के उसका वर्णन है। हिमाद्रि तुंग संग से, हिमाद्रि मतलब जो हिमालय है, हिमाद्रि तुंग ऊंचे ऊंचे उसकी चोटियों से, हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती और स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, जो स्वयं से प्रज्वलित है या स्वयं से प्रकाशित है, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। जय घोष है और देश की मातृभूमि का जय घोष है ये। तो ये आप देखेंगे, ये किस उसका है, ये चंद्रगुप्त नाटक है, जो प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक है, उसकी पंक्तियां हैं। हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये देखिए, या ये देखिए, ये पंक्तियां अपने देश का तो महिमा का वर्णन कर रही हैं कि अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण ये मधुमय देश हमारा, तो ये अपने देश की महिमा का गुणगान हो रहा है। ये समय ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रिटिश लोग ये प्रचारित करते थे, ये दुष्प्रचारित करते थे पूरी दुनिया में कि भारतीय कौम कैसी है, भारतीय लोग बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, बर्बर लोग हैं, जंगली लोग हैं, इनकी कोई अपनी संस्कृति नहीं रही। तो उसके प्रत्युत्तर में छायावादी कवियों ने ये दिखाया है कि हमारी संस्कृति बहुत महान है, हम तो उस समय से सुसंस्कृत हैं, उस समय से हमारे यहाँ नगरीकरण चल रहा था जब तुम्हारे लोग यानी यूरोप के लोग जंगलों में रहते थे, खाना तक ढंग से पका के नहीं खा पाते थे। उस जमाने में हमारे यहाँ से इतनी संस्कृत, ये नगरीकरण चलता रहा। हड़प्पा में देखिए, तो वो सब दिखाने के लिए प्रत्युत्तर के रूप में इस तरह का आप साहित्य में प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। ये जो ब्रिटिश लोग आरोप लगाते हैं तो उसका प्रत्युत्तर है। आगे देखते हैं, राष्ट्रवाद का प्रभाव। छायावाद पर बोला जाता है कि राष्ट्रवाद का प्रभाव है, और इसीलिए इसका नाम भी छायावाद पड़ा है। छायावाद का क्या मतलब हुआ? छाया क्या होती है कि कोई व्यक्ति है या कोई चीज, मान लीजिए यहाँ सूर्य है, तो सूर्य की जो परछाई, किरणों की वजह से परछाई पड़ती है, तो ऐसे करके ये जो छाया पड़ती है व्यक्ति की। तो यहाँ पर मूल चीज क्या है? जो मूल व्यक्ति या मूल आप वस्तु या विषय देखेंगे, आप मूल ऑब्जेक्ट क्या है, ये है, और ये क्या सिर्फ छाया है। तो इसी तरह बोला गया कि जो छायावाद में काव्य लिखा गया है, तो जो काव्य का शाब्दिक अर्थ है वो वास्तव में अर्थ नहीं है, बल्कि उसकी परछाई कहीं और गिर रही है। मूल अर्थ कुछ और है, जो अप्रस्तुत अर्थ है वो मूल अर्थ है। जो प्रस्तुत में दिख रहा है लिखा हुआ है हमें, जो सीधे सीधे हमें शब्द से अर्थ खोज रहे हैं, वो वास्तविक अर्थ नहीं है, बल्कि अप्रस्तुत अर्थ वास्तविक अर्थ है। जो हम पढ़ रहे हैं सीधे सीधे मूल रूप से पढ़ रहे हैं, तो वो वास्तविक नहीं है, बल्कि इसका भेद कहीं और जाके खुलता है। अर्थात इससे जो ऑब्जेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं मूल रूप से प्रस्तुत रूप में, उसकी परछाई कहीं और गिर रही, जो कोई अप्रस्तुत है, उसकी परछाई कहीं और गिर रही है, अर्थात इसमें छाया उपलब्ध है, इसलिए इसको क्या बोला गया? छाया बोला गया। और आप पाएंगे भी, देखेंगे भी कि इसमें लाक्षणिकता का प्रयोग ज्यादा है। छायावाद में लाक्षणिकता का प्रयोग बहुत ज्यादा है।
जैसे मुहावरा इस्तेमाल करते हैं ना कि राम ने श्याम से दांत पीसते हुए कहा, तो इसका मतलब नहीं कि वो दांत को मिक्सी में या चकिया से पीस रहा है, ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि वो बहुत गुस्सा है। राम ने श्याम से बहुत गुस्से में बोला, तो लेकिन अब बोलते क्या हम, राम ने श्याम से दांत पीसते हुए कहा। तो ये दांत पीसते हुए कहा, ये जो जुमला है, ये वाक्य है, ये कैसा लाक्षणिकता को धारण कर रहा है, लाक्षणिकता को लिए हुआ है। क्यों? क्योंकि लाक्षणिक का मतलब है जो 3 तरह की शब्द सकती हैं। अविदा मतलब सीधे सीधे वाक्य का वही अर्थ लिया जाए जो शाब्दिक अर्थ है। दूसरी होती है लक्षणा, तो दूसरी शक्ति है लक्षणा। लक्षणा का मतलब है कि शाब्दिक अर्थ ना सीधे सीधे लिया जाए भाई, बल्कि उसके जरिए, उस शब्दों के जरिए जो अर्थ रूढ़ कर दिया गया है वो अर्थ लिया जाए। जैसे लोकोक्तियां और मुहावरों का जो शाब्दिक अर्थ नहीं लेते हम लोग, उसका जो भाव है वो पकड़ते हैं। तो यहाँ पर लक्षणा का प्रयोग है। लक्षणा का मतलब भाव पकड़ा जाए, जो शब्द है उनका भाव पकड़ा जाए, या समाज में जो प्रचलित अर्थ है उसका, समाज में जो उसका प्रचलित अर्थ है वो अर्थ लिया जाए, तो उसको बोलते हैं लक्षणा। और तीसरी होती है व्यंजना। व्यंजना का मतलब है जो वाक्य बोला गया उसका मतलब कोई और ही जाके खुले, कहीं और ही उसका मतलब निकले, उसको बोलते हैं व्यंजना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस शक्ति का प्रयोग किया गया है। छायावाद में सबसे ज्यादा लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो प्रस्तुत अर्थ है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, बल्कि अप्रस्तुत अर्थ और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लाक्षणिकता का शब्द है, अर्थात जो चीज सामने सामने है, दिख रही है, वो चीज इतनी प्रभावी नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, बल्कि उसकी छाया, परछाई है, वो जो कहीं और जाके पड़ रही है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस काव्य को क्या बोला गया? छायावाद नाम दिया गया। और इसमें आप देखेंगे कि रहस्यवाद उपस्थित है। रहस्यवाद कैसे? पहले तो छायावाद क्यों नाम दिया गया ये हमने समझ लिया, क्यों लक्षणा का प्रयोग ज्यादा है, लाक्षणिकता का प्रयोग ज्यादा है, इसलिए जो शाब्दिक अर्थ खुलता है यहाँ पर कविता का वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो अप्रस्तुत अर्थ खुलता है, जो भाव के रूप में अर्थ खुलता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह हम देखेंगे। अब देखते हैं रहस्यवाद का प्रभाव कैसे है। रहस्यवाद क्या है, क्यों है, कैसे आता है? रहस्यवाद का अर्थ है, रहस्य क्या है? रहस्य का मतलब है कि बात सीधी ना हो, या स्पष्ट तौर पर, सीधी स्पष्ट तौर पर ना दिखे, महसूस ना हो, स्पष्ट तौर पर भौतिक रूप में अनुभव ना की जा सके। वही तो रहस्य है, जिस चीज को हम भौतिक रूप में अनुभव ना कर पाए, जो हमें दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, जिस चीज को हम सीधे सीधे अनुभव ना कर पाए, तो क्या रहस्यवाद है। जो भौतिक तौर पर हम जिस चीज का अनुभव ना कर सकें, वो चीज हमारी रहस्य है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं कि यार रहस्यात्मक बात है, क्योंकि वो ना हमें आँख से दिखाई दे रही है, ना कान से हम उस चीज को सुन पा रहे हैं, ना स्पर्श कर पा रहे हैं उस चीज को। वो चीज क्या होती है? हमारी रहस्य होती है। साहित्य में रहस्यवाद कैसे आता है? साहित्य में रहस्यवाद ऐसे आता है कि जब किसी कवि का या साहित्यकार का किसी अज्ञात सत्ता के प्रति संबंध होता है, अज्ञात सत्ता के प्रति, ऐसी सत्ता जो दिख नहीं रही है, जिसको ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं। जब ऐसी सत्ता के साथ संबंध होगा, ये सत्ता ईश्वर भी हो सकता है, प्रकृति भी हो सकती है, या कुछ और हो सकता है। साहित्य में यही 2 चीजों में आती है, तो प्रकृति के रूप में या ईश्वर के रूप में। और ज्यादा फैंटेसी कहानियों में तो आप भूत प्रेत और उस माध्यम में भी आएगी, लेकिन साहित्य में सब नहीं आता। साहित्य में कैसे आएगा? या तो ईश्वर के रूप में, या आप देखेंगे प्रकृति के रूप में। तो कवि का जो अज्ञात सत्ता के प्रति संबंध है वो भौतिक रूप से नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो भौतिक रूप से नहीं दिख रहा है, इसलिए उसको क्या बोला गया है? रहस्यवाद बोला गया है। इसके जो कोटेशन एग्जाम्पल है वो हम आगे दिखाएंगे, कैसे कैसे देखते हैं, आगे आपको मिलेगा। तो क्या बोला उसको? रहस्यवाद, क्योंकि वो भौतिक रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए रहस्यवाद बोला गया। और रहस्यवाद का प्रयोग आपको छायावाद में मिलता है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए भी रहस्यवाद के कारण भी इसको छायावाद बोला गया है। वो स्पष्ट रूप से वो नहीं दिख रहा, भौतिक रूप से नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो परछाई है जो उसका मतलब वास्तविक मतलब है, वो परछाई के रूप में जाए खुल रहा है। जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो चीज वास्तविक मतलब नहीं है, तो अप्रस्तुत अर्थ है ज्यादा महत्वपूर्ण है। रहस्यवाद एक ऐसी अवधारणा है जो रचनाकार का अज्ञात सत्ता के प्रति संबंध को दर्शाती है, क्योंकि अज्ञात सत्ता का स्वरूप कैसा है? भौतिक रूप से अस्पष्ट रहता है, इसलिए इसमें भौतिक रूप से अस्पष्टता के कारण समीक्षकों द्वारा ऐसे रहस्यवाद की संज्ञा दी गई है। छायावादी रहस्यवाद जो है, अब छायावादी रहस्यवाद कैसा है? छायावादी रहस्यवाद कई स्तर पर मध्यकालीन भक्तिकाल के रहस्यवाद से अलग है। जब आप मध्यकाल का कबीर पढ़ेंगे या जायसी पढ़ेंगे मध्यकाल में, तो वहां पर भी रहस्यवाद उपस्थित है।
भाई सूफी काव्य धारा में भी राष्ट्रवाद है और संत काव्य धारा में भी राष्ट्रवाद मिलेगा। और दो तरह का मिलता है, साधनात्मक राष्ट्रवाद, क्योंकि जब अज्ञात सत्ता के प्रति जब संबंध जोड़ना है तो साधना का प्रयोग है तो साधनात्मक राष्ट्रवाद होगा, यदि भावना का प्रयोग कर रहे हैं तो भावनात्मक राष्ट्रवाद होगा। तो वहाँ दो तरह का राष्ट्रवाद दिखता है। मध्यकाल में भी राष्ट्रवाद है, लेकिन मध्यकाल का राष्ट्रवाद छायावादी राष्ट्रवाद से अलग है। छायावादी राष्ट्रवाद इससे भिन्न है। कैसे देखते हैं? भक्तिकालीन राष्ट्रवाद में निर्गुण ईश्वर के प्रति स्वरूप के संबंध में भौतिक रूप से स्पष्टता है। वहाँ के अज्ञात सत्ता कौन है? निर्गुण ईश्वर है वहाँ पर, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। छायावाद में कोई नहीं किया ईश्वर के प्रति है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ निर्गुण ईश्वर के प्रति राष्ट्रवाद नहीं है, निर्गुण ईश्वर से लगाव नहीं है छायावाद में, क्योंकि भक्ति काल में निर्गुण ईश्वर के प्रति है। और क्या अंतर है? भक्ति काल में राष्ट्रवाद अलौकिक सत्ता के प्रति केंद्रित है। अलौकिक सत्ता जो दूसरे लोक की, इस लोक की सत्ता नहीं है, दूसरे लोक की सत्ता अलौकिक चीज है। यह पूरी तरह से क्या है? आध्यात्मिक है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है। क्या किस लिए? ये मुक्ति के लिए है, यह मुक्ति के लिए है। जो संबंध बन रहा है वो क्या है? ब्रह्म जीव मुक्ति के लिए है, ब्रह्म जीव एकत्व के लिए सब बात हो रही है, उसी के लिए बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर छायावाद में ऐसा नहीं है, इस तरह का नहीं, आध्यात्मिक नहीं है राष्ट्रवाद छायावाद का। और क्या अंतर है? जो भक्ति काल का राष्ट्रवाद है उसमें क्या है? ईश्वर के प्रति दीनता का भाव है, दास्य भाव है। आप देखेंगे दीनता का भाव कि प्रभु मेरे ऊपर ऐसी दया करो, जबकि यहाँ पर ऐसा आपको नहीं मिलेगा छायावाद में। इस उदाहरण भी देख लेंगे। ये क्या है? भक्ति काल का उदाहरण है। एक है कि देखिए कबीर का कि लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये देखिए कि हर जगह ईश्वर विद्यमान है, उसका उदाहरण दिया गया। क्या भावना? दोनों उदाहरण भावनात्मक राष्ट्रवाद के हैं कि अंदर बाहर हर जगह वही ईश्वर विद्यमान है। ये कबीर कह रहे हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये देखिए ये जायसी का उदाहरण है। आप देखेंगे नयन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर, और हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगनीर। तो पद्मावती में, ये पद्मावती का उदाहरण है। तो रानी पद्मावती के शारीरिक सौंदर्य है, उसको किस तरह से प्राकृतिक अलौकिक उपादानों से उसकी तुलना की गई है, बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है? भावनात्मक राष्ट्रवाद दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर पद्मावती किस प्रेमिका के रूप में और किस रूप में? खुदा के रूप में है उस रचना में। तो जब आप पद्मावत पढ़ेंगे तो और अच्छे से स्पष्ट होगा जी। तो वहाँ पर जो भक्ति काल का राष्ट्रवाद है, मध्यकालीन राष्ट्रवाद है, अलग है। तीन अंतर है वो बताए मैंने, जबकि छायावाद है उसमें तीन अंतर है जो बता दिए ऊपर। अब देखते हैं हम आगे। छायावादी राष्ट्रवाद कैसा है? जबकि इसके बावजूद समाज केंद्रित है, वो ईश्वर केंद्रित नहीं, आध्यात्मिक नहीं है, निर्गुण ईश्वर केंद्रित नहीं है। इसमें अध्यात्म में दीनता का भाव नहीं है। सर्वेश्वरवाद के प्रभाव कारण इसमें भी रचनाकार प्रकृति के कण कण में ईश्वर के स्वरूप के दर्शन करता है, सर्वेश्वरवाद का प्रभाव है। लेकिन वो ना तो समाज केंद्रित है और ना उसमें दीनता का भाव दिखेगा कहीं यहाँ पर छायावादी राष्ट्रवाद में। कैसे छायावादी राष्ट्रवाद कैसा? उदाहरण देख लीजिए कि कनक से दिन मोती सी रात। दिन कैसे हैं? कनक से हैं। कनक से दिन मोती सी रात, सुनहली सांझ गुलाबी प्रात, मिटाता रंगता बारंबार, कौन ये जग का चित्राधार। जो ये जिज्ञासा है, कौन ये जग का चित्राधार, यही क्या है? राष्ट्रवाद है। आप देखेंगे ये वाला भाव है जो जिज्ञासा का भाव है अज्ञात सत्ता के प्रति। कौन ये दिन बनाता है, कौन ये रात बनाता है, इतनी सुंदर दिन इतने सुंदर रातें कौन निर्मित करता है? आखिर कौन मिटाता है रंगता बारंबार। जो सुबह होती है इतनी सुंदर होती है, सांझ इतनी सुंदर होती है, गुलाबी होती है, तो कौन बनाता है, कौन निर्मित करता है? तो उसी अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव है, वही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। या ये देखिए, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बड़े रहते हो। तो प्रकृति के प्रति जिस तरह से जिज्ञासा का भाव है, जिस तरह से संबंध है, तो वही दिखा रहा है, राष्ट्रवाद को दिखा रहा है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो। ये प्राकृतिक सौंदर्य है जो असीम सत्ता के प्रति एक तरह से स्नेह की भावना है, जो बता रहा है कि भाई इतनी सुंदरती चीज़ें जो प्रकृति की किसने बनाई है। जो ये लाज है, सौंदर्य है, लाजगत सौंदर्य है, ये कैसे? प्रकृति की देन है, अज्ञात सत्ता की देन है। तो उसी के प्रति जो एक आकर्षण है, अज्ञात सत्ता के प्रति आकर्षण का भाव है, तो वही राष्ट्रवाद कहलाता है। इस तरह की बहुत सारी आपको कोटेशन मिलेंगे, छायावाद में मिलेंगे। दार्शनिकता की उपस्थिति भी छायावाद के गुण है। छायावाद में दार्शनिकता को मिलेगी, तरह तरह के दर्शनों की उपस्थिति मिलेगी। जैसे सर्वेश्वरवाद, ये सर्वेश्वरवाद क्या है? नव्य वेदांती दर्शन है। ये क्या बोलता है? जो अद्वैतवादी दर्शन था, अद्वैतवादी दर्शन क्या बोलता था कि जगत क्या है? मिथ्या है।
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अद्वैतवादी दर्शन यही बोलता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत क्या है? मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो बोलता है। लेकिन नव्य वेदांत जो है उसने क्या किया, इस बात को खारिज किया। नव्य वेदांत क्या बोलता है? नव्य वेदांत बोलता है कि जगत मिथ्या नहीं है। जगत क्या है? प्रकृति की ही, ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है और कण कण में ईश्वर विद्यमान है। विवेकानंद या अन्य जो समाज सुधारक हैं, वैचारिक लोग हैं, उन्होंने इस दर्शन को स्वीकारा है कि नव्य वेदांत क्या बोलता है कि ईश्वर, ये जगत है ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है और कण कण में आप देखेंगे ईश्वर विद्यमान है, विराजमान है। कर्मवाद क्या? कर्मवाद वही कहता है कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा और अपने कर्म के बल पर मनुष्य दुनिया में कोई भी चीज अर्जित कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो कर्मवाद, मनुष्य की शक्ति में विश्वास करता है कर्मवाद। वेदांत दर्शन तो वही है, नव्य वेदांत से बताया हमने। बौद्ध दर्शन में क्या आएगा? परिवर्तनवाद आएगा। क्षणवाद जो है वो बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। जैन बुद्धिज्म में जो आप देखेंगे, जैन बौद्ध दर्शन जो ध्यान की साधना पर बड़ा जोर देता है, हृदय से हृदय की बात और ध्यान पर बड़ा जोर होता है। जैन बौद्ध में बौद्ध दर्शन के और भी रूप हैं, जैसे शून्यवाद देखेंगे, ये भी है। समाजवाद जो मार्क्सवादी दर्शन है वो क्या? समाजवादी एक तरह दर्शन है। समाजवाद का प्रभाव देखेंगे आप। एक चीज और आप देखेंगे, इसके अलावा भी एक दर्शन है, आप देखेंगे तत्वभिज्ञा दर्शन। तत्वभिज्ञा दर्शन तो कमानी में दिखता है, या इसी को बोला जाता है आनंदवाद। ये दर्शन क्या बोला जाता है कि सुख दुख से भी ऊपर एक अवस्था है, क्योंकि सुख दुख क्या है? ये जुड़े हुए हमारी इच्छा से, आकांक्षा से। जब हमारी आकांक्षा पूरी हो जाती है तो उसको बोलते हैं सुख, जब आकांक्षा पूरी नहीं होती तो उसको बोलते हैं हम लोग दुख। तो ये मनुष्य की आकांक्षा से जुड़े हुए हैं सुख दुख, ये देखेंगे आप। तो आनंदवाद क्या है? इस सुख दुख से परे होने की अवस्था। ये आदमी जब इच्छा नहीं करेगा, दुख नहीं होगा, तो सुख दुख से परे होने की अवस्था क्या? आनंदवाद है। इस पर किसका प्रभाव है इस दर्शन पर? एक तो बौद्ध का प्रभाव है आप देखेंगे, और कुछ मात्रा में शैव दर्शन का, दो दर्शनों का प्रभाव आपको दिखेगा। बौद्ध दर्शन का प्रभाव ज्यादा देखेगा आपको। तो यहाँ भी आप देखेंगे बौद्ध दर्शन का कुछ प्रभाव है इसमें। कामायनी में यही दर्शन है। कामायनी में क्या कहिए, या जो जयशंकर प्रसाद का साहित्य है, जो नाटक है, उनमें भी इसी तत्वभिज्ञा दर्शन या आनंदवादी दर्शन का प्रभाव आपको मिलेगा, दिखाई पड़ेगा। तो ये सब और भी बहुत सारे दर्शन, क्षणवाद से लेके कई दर्शन देखेंगे आपको कि उनका डार्विनवाद का भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखेगा। वो सब प्रभाव आप, गांधीवाद का प्रभाव दिखेगा, गांधीवाद भी नहीं लिखा है यहाँ। गांधीवाद का प्रभाव भी आपको दिखाई पड़ेगा, स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो ये सब दर्शनों की उपस्थिति मिलती है। देख लेते हैं कोटेशन में कि विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। इसके किस प्रभाव है? ये मार्क्सवाद का या समाजवाद का प्रभाव देखेंगे आप कि इस विषमता के कारण जो भेदभाव है, आर्थिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, उससे पूरा विश्व परेशान हो रहा है, स्पंदित हो रहा है। तो मार्क्सवाद या समाजवाद का प्रभाव है। और देखते हैं, यही सुख दुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुबन नाम, वही उसी की लाइन है। सत्कर्म का भोग, कर्मवाद का देखिए, कर्म का भोग, भोग का कर्म, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, यही जड़ का चेतन आनंद। तो वही दिखाया गया है कि आदमी अपने कर्म के जरिए ही चीजों को भोग सकता है, अपने कर्म के जरिए कुछ भी अर्जित कर सकता है। तो उसी का जिक्र है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, उसी से चीजें चलती रहती हैं, एक दूसरे से प्रत्युत्तर में चीजें जुड़ी हुई है, श्रृंखला बनी हुई है, चलती है। कर्म का भोग और भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। ये प्रकृति और शिव उसके जरिए होता है। ये अपने आप में पूरा दर्शन है, आप देखेंगे। यहाँ पर उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है, मैं पूरा समझाता कि जो किस तरह से प्रकृति और पुरुष मिलकर कैसे चीजें चलाते हैं, किस तरह चलती हैं। प्रकृति जड़ है, पुरुष माना जाता है, चेतन है, उसमें वो अपने आप में पूरा दर्शन है एक। आगे देखते हैं हम लोग। सौंदर्य का अद्भुत वर्णन मिलेगा, अनुपम वर्णन। क्यों अनुपम है? तो भावनात्मक है सौंदर्य, दैहिक नहीं, भावनात्मक वर्णन मिलता है, इसलिए अद्भुत है, इसलिए सुंदर है। इतना सुंदर वर्णन सौंदर्य का कहीं नहीं मिलेगा आपको। इस नारी सौंदर्य का ये वर्णन देखिए, अब पूरे साहित्य में इतना सुंदर वर्णन, इतना अद्भुत वर्णन कहीं नहीं दिखेगा। उसकी वजह क्या है कि शारीरिक नहीं है, दैहिक नहीं है, बल्कि भावनात्मक सौंदर्य है, इसलिए अद्भुत है। जैसे देखिए, ये किसका? श्रद्धा का वर्णन है, श्रद्धा का, या कामायनी उसी को बोला गया है। कामायनी क्यों बोला गया है? काम की पुत्री है, कामदेव की पुत्री है, इसलिए कामायनी भी बोला गया है इसको। इसे जनक की बेटी क्या बोला जाता है? जानकी बोला जाता है। ऐसे काम की बेटी को कामायनी बोला गया है। इसका नाम क्या? श्रद्धा नाम है।
यहाँ देखिए, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा होले मधु का आधार। कैसा सुंदर विवरण है कि ऐसा चल लग रहा है कि कुसुम कानन अंचल में, जैसे कि मंद मंद हवा किसी बगीचे में चल रही हो और उसी से जो सुगंध उठ रही है, बगीचे से हवा आ रही है, उसे सुगंध भी आ रही है, उस सुगंध ने साकार रूप ले लिया हो, ऐसा लग रहा है। रचित परमाणु पराग शरीर, जो फूल देखते हैं ना, फूल के जो परागकण होते हैं, इसके सब पराग से निकाला जाता है। फूलों के जो परागकण होते हैं वो जो बहुत महीन होते हैं, छोटे होते हैं। रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा होले मधु का आधार, उन परागों ने मधु का आधार लेकर रूप धारण कर लिया हो। और दूसरी चीज क्या, जैसे कुसुम कानन अंचल में मंद, इस तरह से बगीचे से हवा आ रही हो तो जो उसकी सुगंध होती है, उस सुगंध ने साक्षात रूप धारण कर लिया हो। इस तरह है ये सौंदर्य है किसका, ये श्रद्धा का सौंदर्य है, कामायनी का सौंदर्य है। तो कैसा ये भावनात्मक सौंदर्य है, उसको दिखाया गया। इसलिए ये सौंदर्य बाकी किसी काल में नहीं दिखेगा, अद्भुत सौंदर्य है ये देखिए, ये श्रद्धा के रूप का ही वर्णन है। कैसे है, कैसे तुलना की गई है कि नील परिधान बीच सुकुमार। श्रद्धा क्या की हुई, नीले रंग के वस्त्र पहने हुए, मेघ चर्म से जो वस्त्र है वो धारण किए हुए, नील रंग की जो भेड़ होती है ना, उसके चर्म से जो वस्त्र है वो धारण किए हुए हैं। तो नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मधुल्लाद खुला अंग, जो वस्त्र धारण किए हुए उससे भी इससे जो उसका शरीर दिख रहा है श्रद्धा का, उसका वर्णन कर रहे हैं। कैसा है वो, कैसा दिखता है, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जैसे नीले बादल होते हैं ना, नीले नीले बादल है, उनके बीच में अगर जब बिजली चमकती है तो जैसी सुंदर बिजली दिखाई पड़ती है, नीले बादलों के बीच में जो बिजली चमकती है, उसी तरह चूंकि नीले वस्त्र पहने हुए है श्रद्धा, तो नीले वस्त्रों के बीच में उसका शरीर वैसा ही दिख पड़ता है, वैसा ही जान पड़ता है। तो यहाँ पर अलंकार भी कौन सा आप देखेंगे, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप उदाहरण के रूप में छायावाद में खूब अलंकार आपको मिलेंगे। ये उत्प्रेक्षा, क्योंकि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। ये जो वस्त्र पहने हुए है उसमें उसका अंग दिख रहा है, वो कैसा लग रहा है कि मानो जो नीले मेघ है उनके बीच में बिजली चमक रही है। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, इसलिए होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर वेदना की अभिव्यक्ति, चूंकि छायावादी काव्य कैसे है, भावना का काव्य है। आप देखेंगे भावना काव्य होने का विरह पक्ष पे भी बड़ा जोर है, विरह पक्ष पे बड़ा जोर है। करुणा, आंसू, ये सब आपको खूब मिलेगा इस काव्य में, विरह पक्ष पे जोर होने का ये भावना काव्य है। देखिए ये वेदना की अभिव्यक्ति खूब मिलेगी, इसलिए उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीले भरी दुख की बदली। ये महादेवी वर्मा की लाइन है। ये देखिए, वियोगी होगा पहला कभी, आह से उपजा होगा गान, विरोधी होगा वियोगी होगा पहला कभी, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। उसका जिक्र है इसमें कि करुणा से ही कविता का जन्म हुआ। जब तक कवि के हृदय में करुणा नहीं होगी कविता नहीं निकल सकती, उसी का जिक्र है यहाँ पर। जब तक कवि के हृदय में संवेदना नहीं होगी वो किसी के भाव या अनुभव को ग्रहण नहीं कर पाएगा, ना उसके अपने अनुभव व्यक्त कर पाएगा। आगे देखते हैं व्यक्तिवाद को महत्व। मैंने बोला ही था यहाँ पर गांधीवाद का ही प्रभाव है, और गांधी जी भी हमेशा किसकी बात करते हैं, व्यक्ति मुक्त की बात करते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा व्यक्तिवाद को इसलिए महत्व खूब मिलता है छायावाद में। जैसे ये देखिए, मैंने मैं शैली अपनाई, ये मैं क्या व्यक्तिवाद को दिखा रहा है। देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। तो ये व्यक्तिवाद का दिखा रहा है सब। आगे देखते हैं समाज की युगीन समस्याओं का चित्रण, जो उस समय की जो युगीन समस्याएं हैं उनका चित्रण, जो उससे बचा नहीं गया। ऐसा नहीं कि कविता उससे किनारे हट जाती है, बचती है, ऐसा नहीं है। उसका चित्रण स्पष्ट रूप से किया गया है और उसका समाधान भी देने की कोशिश की गई है। आप देखेंगे उस समय की मूल समस्या क्या है, यही है उस समय की मूल समस्या। यही समस्या छायावाद में दिखती है आपको, देखेंगे कवियों के नाम। यही समस्या मुक्ति बोध में भी दिखेगी आपको, और यही समस्या को भी दिखाया गया है कहाँ, तो आप देखेंगे आगे कि यहाँ भी इसी समस्या को दिखाया गया है, वहाँ भी आपको यही समस्या मिलेगी। है क्या, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, और एक दूसरे से न मिल सके ये विडंबना है जीवन की। क्या समस्या है कि इच्छा क्रिया और ज्ञान में समन्वय नहीं है। इच्छा क्रिया और ज्ञान, इच्छा क्रिया और ज्ञान में समन्वय नहीं है।
इसी चीज को दिखाया आप देखेंगे मुक्तिबोध की आएगी कि भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन सूद में वो सब पंडितों सब गुरुओं के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भटका। वो पढ़ेंगे ना, भाव तर्क व कार्य, ये नाम दिया है आपको मुक्तिबोध में देखेंगे। भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन सूद में सब पंडितों सब गुरुओं के पास वो ज्ञान प्राप्ति के लिए भटका था ब्रह्मराक्षस। तो वहां भी आप ब्रह्मराक्षस में देखेंगे कि इसी समस्या को उठाया गया है। आगे के यहाँ भी देखेंगे कि अब इसी समस्या को उठाया गया है, लेकिन उसका समाधान भी अलग अलग ढंग से अलग अलग लोगों ने दिया है। लेकिन देखेंगे अब छायावाद में भी समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ा गया, बल्कि युगीन समस्याएं हैं उसको उठाया गया है और उसका उपाय भी किया गया। ये कामायनी में स्पष्ट रूप से दिखता है, कामायनी आपको मिलेगा। ये देखिए इन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है, यही समस्या है। और ये व्यक्ति की सिर्फ छायावाद युग की नहीं, हर युग की समस्या रही है कि इन तीनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। आप जो इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे आपके एथिक्स में जो टॉपिक है उसमें भी देखेंगे आपके ये तीनों पक्ष होते हैं, यही तीनों पक्ष ही दिखते हैं, बस इनका नाम बदल जाता है। जो ABC आप पढ़ते हैं ना वो यही तीनों पक्ष है। तो जब आप एथिक्स पढ़ेंगे ना उसमें भी आपको ये चीज दिखाई पड़ेगी, ये चीज। तो ये हर युग की समस्या है, उससे मुंह नहीं मुड़ा, बल्कि छायावादी कवियों ने उसका समाधान भी दिखाया है। ये देखिए मानवतावाद पर बल, ये जैसा मैंने बोला कि भावना का काव्य है, तो इसीलिए भावना में करुणा ममता त्याग इन सब गुणों पर खूब बल दिया गया है, इसीलिए मानवतावाद पर भी बल खूब आपको मिलेगा। जैसे कि ये देखिए सुंदर है विहग, विहग माने होता पक्षी, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदर। तो मानववाद पर भी है और मानववाद भी यहाँ पर दिखता देखिए, और मानवतावाद भी दिखता है, दोनों चीज देखेंगे। मानववाद भी दिखेगा, मानवतावाद भी दिखेगा। ये सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदर। ये पंथ की लाइन है। ये देखिए मानव मानव से नहीं भिन्न निश्चय हो श्वेत कृष्ण अथवा वह नहीं किलन। मानव मानव में कोई भिन्नता नहीं है, कोई अंतर नहीं। ये समय रंग भेद के खिलाफ है। जिस तरह से जो श्वेत जातियां हैं किस तरह से वितर्षणा आया हे दृष्टि से देखती हैं जो श्याम जातियां हैं काली जातियों को, इस तरह से यूरोप में रंग भेद चला, या जिस तरह से दास प्रथा चली काले लोगों को गुलाम बनाने की, उसी के खिलाफ ये लिखा है। मानव मानव से भिन्न नहीं है, चाहे वो श्वेत हो चाहे कृष्ण हो अथवा वो कुछ भी हो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मानव मानव से भिन्न नहीं। तो रंग भेद या और अन्य तरीके के जो भेदभाव है उन सबका विरोध यहाँ पर हो रहा है। ये किसका प्रभाव देखेंगे? ये मार्क्सवाद का प्रभाव आप देखेंगे, समाजवाद का प्रभाव है। भेद कर पंख निकलता कमल जो मानव का वह निष्कलंक। जो व्यक्ति समाज में निम्न वर्ग से पैदा हुआ है, गरीबी में पला बड़ा है, वंचना में पला बड़ा है, वो भी इस तरह से उसी तरह से निकलता है, उसी तरह से खुद को सामने लाता है समाज के। जैसे कि कमल क्या होता है, कीचड़ में पैदा होता है लेकिन इतना सुंदर दिखता है, इतना सुंदर अर्जित करता है, इतना स्नेह अर्जित करता है क्या कमल। तो इस तरह उसमें वंचित लोगों के पक्ष में बात की गई है। मानवतावाद पर बल है, आप देखेंगे। नवीन आशा एवं ओज का काव्य, मैंने बताया कि कई बार आरोप लगता है, कई समीक्षकों का आरोप है कि छायावादी काव्य कैसा पलायन का काव्य है। अब क्यों आरोप लगता है कि कुछ एक आध लाइनें लोगों ने उठा ली हैं और उनके आधार पर यह आरोप लगा दिया है कि पलायन का काव्य है, हताशा का काव्य है, चिंता का काव्य है, रोने वाला काव्य है। ऐसा लोगों ने आरोप लगाया एक आध लाइनों के बल पर। जैसे ये लाइन है, छायावाद की लाइन है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो इससे लोगों ने बोला कि पलायन का काव्य है, ये समाज की समस्याओं से भागने का काव्य है। लेकिन आप देखेंगे ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये देखिए भाई, ये भी उसी तरह की लाइन है जिसके आधार पर ऐसी एक आध दो लाइन थी। तो ये क्या है, आंसू की लाइन है, जो प्रसाद द्वारा एक काव्य लिखा गया आंसू, उसी की लाइन है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो इस तरह की जो एक आध लाइन है, कुछ लाइनों की वजह से ऐसा ये मान लिया गया कि रोने धोने वाला काव्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्यों, कितना क्रांतिकारी काव्य है। देखिए कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर। ये क्या है, क्रांति के लिए बोला जा रहा है कि क्रांति के लिए किसान कितना काम करता है, तब भी उसका कितना शोषण हो रहा है। तो उसी के लिए, क्रांति के लिए, बगावत के लिए आवाज उठाई जा रही है कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर। किसको बुलाया जा रहा है? विप्लव के वीर को बुलाया जा रहा है। क्रांति की बात हो रही है यहाँ पर। छायावादी काव्य कैसा, पलायन के बजाय ओज, स्फूर्ति तथा क्रांति चेतना का काव्य। ये क्रांति चेतना की बात यहाँ पर हो रही है, आप देखेंगे। ये देखिए सब कैसा जोश का काव्य है। ये देखिए किस तरह से मातृभूमि का जय घोष हो रहा है, कितने जोश का काव्य है। इसको पढ़ के ही जोश आ जाता है।
कि हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये कैसा काव्य है? ये जागरण का काव्य है, ये दृढ़ का काव्य है, ये क्रांति का काव्य है, संघर्ष का काव्य है। ये देखता है ये देखिए, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा और गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। तो गुरु गोविंद सिंह के जो कथन है ना कि सवा लाख पे एक लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद सा कहाऊं, उसी का ये निराला ने यहाँ पर जिक्र किया। निराला की लाइन है ये किसकी लाइन है? प्रसाद की लाइन है, जयशंकर प्रसाद की नाटक की लाइन है। ये देखिए राम की शक्ति पूजा का है, आपके सिलेबस में है कि फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर होठों पर। स्मृति स्मृति मतलब मुस्कुराहट। फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। तो कैसे इसको पढ़े, कैसे कोई बोल सकता है कि पलायन, निराशा, दैन्यता, हताशा, डिप्रेशन का काव्य है? बोला नहीं जा सकता इसको। आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने छायावाद का संवेदना पक्ष देखा, संवेदना पक्ष का अध्ययन किया। अब हम लोग छायावाद का शिल्प पक्ष देख लेते हैं। शिल्प पक्ष में जैसा कि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? भाषा शैली पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भाषा की एक विशेषता दिखेगी आपको कि खड़ी बोली, जो कि इससे पूर्व खड़ी बोली को माना जाता था कि ये कैसी भाषा नहीं है, काव्य के लिए उचित नहीं है, काव्योचित भाषा नहीं है, काव्य के अनुरूप नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा बोला जाता था? क्योंकि इसमें बोला जाता लोचशीलता नहीं है। जिस तरह की लोचशीलता ब्रज भाषा में है, वैसी लोचशीलता, वैसी काम्यता, वैसी मधुरता इसमें नहीं है। किसी भी काव्य भाषा के लिए चाहिए कि उसमें लोचशीलता हो, काम्यता हो, मधुरता हो, सामासिकता हो, ये सब गुण होने चाहिए। तो ऐसा खड़ी बोली के लिए बोला जाता था कि खड़ी बोली में वो मधुरता, वो लोचशीलता है ही नहीं। और आप भारतीय युग पढ़ेंगे तो भारतीय युग के साहित्यकारों का यही मानना था कि भाषा गद्य के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन काव्य के लिए खड़ी बोली उपयुक्त नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे भारतीय युग की रचनाओं में आप पाएंगे कि गद्य में तो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, लेकिन काव्य में वहां पर ब्रजभाषा का ही प्रयोग मिलता है अधिकांश जगह पर। आप भारतीय की नाटक भी पढ़ेंगे, एक नाटक है आपके सिलेबस में भारत दुर्दशा, तो उसमें भी देखेंगे कि कुछ गीत तो उन्होंने खड़ी बोली के लिखे हैं, लेकिन ज्यादातर गीत उन्होंने ब्रजभाषा के लिखे हैं, ब्रजभाषा को उन्होंने वरीयता दी है। स्वयं भारतेंदु का भी ऐसा ही मानना था, लेकिन इस चीज का प्रत्युत्तर किसने दिया? खड़ी बोली पे जो आक्षेप था उसका प्रत्युत्तर दिया छायावाद के कवियों ने। छायावाद के कवियों ने खड़ी बोली में ही इतनी लोचशीलता, इतनी काम्यता, इतनी मधुरता, इतनी सामासिकता पैदा कर दी कि वो ब्रजभाषा से भी ऊपर निकल गई। इस मामले में आप जैसे राम की शक्ति पूजा पढ़िए, क्या गजब की सामासिकता दिखेगी, या आप कोई भी रचना उठा लीजिए, प्रसाद की कमानी देखिए, इतनी मधुरता होगी, इतनी काम्यता है उसमें, या आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी। तो देखेंगे कि ब्रजभाषा से ऊपर निकल गई खड़ी बोली इन सब गुणों में, काव्य के गुणों में। तो पाएंगे तो जो खड़ी बोली पर जो आक्षेप था वो आक्षेप खत्म हो गया यहाँ पर छायावाद में आकर। दूसरा हम जो देखते हैं कि इस समय में तत्सम शब्दों का प्रयोग, आपको तत्सम शब्दावली का प्रयोग ज्यादा मिलेगा छायावाद में। अपेक्षाकृत तत्सम शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर ज्यादा दिखता है। दूसरा बहुत सारे नए नए शब्द भी खोजे गए, इसमें बनाए गए, जैसे स्वप्निल या स्वर्णिम, ये नए नए शब्द खुद गढ़ लिए गए। ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको जो गढ़े गए हैं। अलंकार भी देखेंगे आप, विशेषण पे पढ़ रहे जैसे अलंकारों का खूब प्रयोग मिलेगा, मानविकर अलंकारों का खूब प्रयोग मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे नए नए शब्द गढ़े गए, तत्सम शब्दावली का प्रयोग ज्यादा मिलेगा यहाँ पर आपको। और जो खड़ी बोली पर आक्षेप था कि वो कोमलकांत नहीं है, लोचशील नहीं है, मधुर नहीं है, काम नहीं है, समाचक नहीं है, वो आक्षेप छायावादी कवियों ने धुल दिया। देखिए ये कितना सुंदर लाइन लिखी, कितनी मधुर है ये कि मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी सी सुंदर। तो इससे जब आप पढ़ते हैं, पढ़ने से ही एक तरह से आभास होता है कि भावना जागृत होती है। आगे देखते हैं हम लोग। मुक्तक एवं प्रबंध दोनों रूपों में रचनाएं मिलेंगी इसमें। मुक्तक में भी रचनाएं खूब हुई हैं और प्रबंध में भी रचनाएं खूब हुई हैं। वैसे अपेक्षाकृत मुक्तक में रचनाएं आपको ज्यादा मिलेंगी। प्रबंध में आप देखेंगे तो कामायनी जैसा महाकाव्य इसी युग में लिखा गया है, कामायनी जैसा महाकाव्य इसी युग में लिखा गया। तो दोनों ही रूपों में आपको रचनाएं दिखाई पड़ेंगी, प्रबंध में भी मुक्तक में भी। अब देखते हैं अलंकार। अलंकारों का खूब प्रयोग मिलेगा, क्यों? क्योंकि लाक्षणिकता का प्रयोग खूब किया गया है, इसलिए अलंकारों का प्रयोग भी आपको यहाँ पर खूब दिखाई पड़ेगा।
जैसे मानवीकरण अलंकार का बहुत प्रयोग मिलेगा। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि प्रकृति की स्वतंत्र रूप में आप देखेंगे कविता में इस्तेमाल किया गया। स्वतंत्र रूप में प्रकृति कविता में आई है, इसलिए भी मानवीकरण का अलंकार का खूब प्रयोग मिलता है। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग भी मिलेगा। विशेषण विपर्यय जैसे अलंकारों का खूब प्रयोग मिलेगा। विशेषण विपर्यय का मतलब होता है कि जो प्रचलित विशेषण हैं वो ना इस्तेमाल किए जाएं, बल्कि उनकी जगह पर गैर प्रचलित विशेषण इस्तेमाल किया जाए। इसको जैसे उदाहरण के तौर पर आपने गाना सुना हो गया कि सुरीली अखियों वाले, तो जिसमें आमतौर पर जो सुरीला विशेषण है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? गले के लिए इस्तेमाल होता है, आंखों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। आंखों के लिए इस्तेमाल क्या होते थे? जो पारंपरिक विशेषण है, पारंपरिक विशेषण थे आंखों के लिए कि मृगनयनी, उस हिरनी जैसे आंखों वाले, ये पारंपरिक विशेषण है। लेकिन यहाँ पर क्या है? सुरीला, तो ये क्या हुआ? विशेषण विपर्यय हुआ, और इस तरह का अलंकार कहलाता है विशेषण विपर्यय अलंकार। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि छायावाद में खूब मिलेगा ये। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागिरी। यहाँ पर देखेंगे अंबर पनघट, ये यहाँ कौन सा अलंकार है? अंबर रूपी पनघट, तो क्या हुआ? रूपक अलंकार यहाँ पर हुआ। उसी तरह तारा रूपी घट, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागिरी, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ भी रूपक अलंकार है और यहाँ रूपक अलंकार है। इसका मतलब क्या है? ऊषा नागिरी जो प्रातः है, सुबह है, वो क्या है? अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घट को यानी घड़े को डुबो रही है। अर्थात ये सीन क्या है कि सुबह हो रही है, सुबह हो रही है, प्रातः हो रही है, तो प्रातः में क्या होता है कि तारे डूबते चले जा रहे हैं। तो उसी का वर्णन इस तरह से किया गया है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागिरी। तो यहाँ पर ऊषा क्या कर दिया गया? मानवीकरण कर दिया गया है कि वो जिस तरह से पनघट में स्त्री क्या करती है? घड़े को डुबोती है, उसी तरह ऊषा अंबर में तारों को डुबोती चली जा रही है। तो ऊषा का मानवीकरण है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इसमें मानवीकरण अलंकार है। तो 1, 2, 3 अलंकार आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख गए। तो ऐसे अलंकार बहुत मात्रा में मिलेंगे, बहुतायत में मिलेंगे छायावाद में, और बड़े सटीक ढंग से प्रयोग किया गया है। जब ऐसे चिपकाए नहीं गए अलंकार, बल्कि बड़े अच्छे ढंग से प्रयोग किया गया है, मधुरता आ रही है इससे। दूसरा देखिए, तुम्हारी आंखों का बचपन खेलता जग का अल्हड़ खेल, तो इसमें क्या विशेषण विपर्यय है? यहाँ पर आप पाएंगे लाक्षणिकता का प्रयोग। यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है, 3 चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में छायावाद में, देखेंगे आप। लाक्षणिकता, पहली चीज लाक्षणिकता हुई, दूसरी चीज हुई आपका उपमान योजना। ये 3 चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। और तीसरा है अप्रस्तुत विधान। इन तीनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जानना जरूरी है। अप्रस्तुत योजना, कहीं कहीं पर अप्रस्तुत विधान भी लिखा रहता है, लेकिन अप्रस्तुत योजना ज्यादा सटीक है। अप्रस्तुत विधान का एक अन्य मतलब भी निकलता है कि ऐसा विषय, ऐसी बात, जो ऐसी बात बोलना जो विषय के अनुकूल ना हो, इसलिए ज्यादा अच्छा शब्द है अप्रस्तुत योजना आप प्रयोग करें, वो ज्यादा सटीक शब्द। अब देखते हैं लाक्षणिकता क्या है। लाक्षणिकता ये क्या है? शब्द शक्ति है। लाक्षणिकता शब्द शक्ति है, और इसमें होता क्या कि बात को सीधे सीधे ना कहकर टेढ़े ढंग से कहा जाता है, अर्थात शब्दों के माध्यम से सीधे अर्थ नहीं निकलता, बल्कि क्या है, उनका अर्थ, रूढ़ अर्थ है वो पकड़ा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जितने आपके मुहावरे होंगे, जो भी मुहावरे देख लीजिए, तो उसमें सीधा सीधा अर्थ नहीं निकला जाता। भाई 9 दिन चला 2.5 कोस, तो यहाँ पर सीधे सीधे मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति 9 दिन में 2.5 कोस चल रहा है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति बहुत धीरे कार्य कर रहा है। तो शब्दों का सीधा अर्थ न लेकर के हम इसका जो प्रचलित अर्थ है वो पकड़ रहे हैं। जैसे वो आप सुनते होंगे कि दांत पीसना, तो इसका मतलब नहीं कि दांत किसी ने चक्की में डाल के पीस डाले, इसका अर्थ है कि व्यक्ति बहुत गुस्सा है। या आंखें लाल पीली करना, तो उसका रेड लाइट की तरह, ट्रैफिक लाइट की तरह आंखें लाल नहीं हो रही हैं, लाल हरी नहीं हो रही हैं, बल्कि क्या है, व्यक्ति बहुत गुस्सा है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर सीधा अर्थ नहीं शब्दों का लिया जा रहा है, बल्कि जो प्रचलित अर्थ है वो पकड़ा जा रहा है। तो इसको बोलते हैं लाक्षणिकता। जो ये शब्द शक्ति है, ये गुण है भाषा का, इसको बोला जाता है लाक्षणिकता। तो आप छायावाद में देखेंगे कि लाक्षणिकता का प्रयोग बहुत ज्यादा है, लाक्षणिकता का प्रयोग बड़ी मात्रा में मिलेगा, आप ऐसा देखेंगे। अब देखिए वह लाक्षणिकता, अब इसी का सहारा लेकर ही आप देखेंगे उपमान योजना और प्रस्तुत योजना भी आती है। उपमान योजना क्या, ये देख लेते हैं। उपमान योजना है आपका कि जो काव्य है, जो कविता है, उसमें जो मूल वस्तु है उसको बोला जाता है वर्ण वस्तु। ये जो मूल सामग्री है, जिसकी मूल रूप से चर्चा हो रही है, जो वर्ण वस्तु है, उसकी अगर किसी की तुलना की जाए
तो जो मूल वस्तु है उसको बोला जाएगा उपमान, मतलब जिस वस्तु की तुलना की जानी है, जिसकी तुलना की जानी है उसको बोला जाता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है उसको बोला जाता है उपमान। जिसकी तुलना की जानी है उसको बोला जाता है उपमेय, और जिससे तुलना की जानी है उसको बोला जाता है उपमान। जैसे राजीव नयन, तो इसमें आंखों की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। आंखों की तुलना कमल से की जा रही है, तो नयन क्या है? नयन उपमेय है, और राजीव यानी कमल क्या है? उपमान हुआ। इस तरह के, तो इसी जैसे यहाँ पर राजीव नयन में क्या अलंकार हुआ? रूपक अलंकार है। तो इस तरह उपमेय उपमान का ये मतलब है कि जिस चीज की तुलना की जानी है वो हुआ उपमेय, और जिस चीज से तुलना होनी है वो हुआ उपमान। तो इसको कहते हैं, इस योजना को कहते हैं उपमान योजना। इसी से निकलता है आपका अप्रस्तुत विधान। अप्रस्तुत विधान क्या है देख लेते हैं। अप्रस्तुत उदाहरण का अर्थ है जो मूल वर्ण वस्तु है, मूल सामग्री है काव्य की, उसको बोलते हैं प्रस्तुत। इसके अलावा कोई भी चीज किसी भी तरह की साम्यता के आधार पर अगर स्थापित की जा रही है, वो साम्यता प्रभाव के आधार पर भी हो सकती है, गुण के आधार पर भी हो सकती है, आकार के आधार पर भी हो सकती है। अब छायावाद में देखेंगे कि साम्यता किसके आधार पर ज्यादा स्थापित की गई है? छायावाद में साम्यता प्रभाव के आधार पर ज्यादा मिलेगी आपको। तो जो वस्तु मूल वस्तु है काव्य की उसको बोलेंगे प्रस्तुत, और जो उसके अतिरिक्त जो वस्तु होगी साम्यता के कारण, साम्यता स्थापित करने के लिए जो अन्य वस्तुएं होंगी, साम्यता स्थापित करने के लिए वो होंगी अप्रस्तुत। जो मूल वस्तु है वो प्रस्तुत, और जो अन्य वस्तु है वो अप्रस्तुत। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया था राजीव नयन, तो ये प्रस्तुत क्या हो जाए? प्रस्तुत की उपमान बोलेंगे। जो वहां पर जिसको उपमेय बोल रहे थे वो प्रस्तुत हुआ, और ये हुआ उपमान। जैसे उदाहरण के लिए राजीव नयन, तो उसमें नयन क्या है? नयन प्रस्तुत है, क्योंकि उसी की तुलना होनी है, वो मूल वस्तु है रचना की। तो नयन हुआ क्या? प्रस्तुत। और राजीव यानी कमल क्या हुआ? अप्रस्तुत। जैसे और भी उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, वहां पर प्रस्तुत अप्रस्तुत ये समझ में आ जाएगा। ये अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पर वर्ण क्या है? मूल वस्तु क्या है? मूल वस्तु ये है कि प्रातः हो रही है, और प्रातः हो रही है तो क्या है? रात गुजर रही है, डूबी जा रही है। भाई इसमें इसके मूल वस्तु ये है कि प्रातः काल हो रही है, प्रातः रूपी नागरी अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घट को डुबो रही है, अर्थात तारे डूबते चले जा रहे हैं आसमान में। ये मूल वस्तु है। तो इसमें प्रस्तुत या उपमेय क्या हुआ? उपमेय हुआ आपका इधर अंबर और तारा, ये क्या है? उपमेय है। या ये क्या है? प्रस्तुत है, क्योंकि ये मूल विषय है कविता का। और अप्रस्तुत या उपमान क्या हुआ? उपमान हुआ पनघट और घट, घड़ा, ये क्या उपमान होगा, तो इसको बोलेंगे अप्रस्तुत। यहाँ पर ये अप्रस्तुत है। तो इस तरह देखेंगे आप। तो आमतौर पर क्या होगा? प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों आते हैं कविता में, लेकिन कई बार ऐसा होता है छायावाद में दिखता है, बाकी जगह पर नहीं दिखाई पड़ेगा। छायावाद में ऐसा भी आपको दिखाई पड़ेगा कि प्रस्तुत है ही नहीं, सिर्फ अप्रस्तुत ही कविता में मौजूद है, ऐसा भी दिखेगा। जैसे उदाहरण के लिए, इसलिए उदाहरण मैंने रखा आपके लिए। यहाँ आप देखेंगे कि इस पंक्तियों में देखिए प्रस्तुत है ही नहीं, सिर्फ अप्रस्तुत ही है। उठरी लघु लघु लोल लहर, करुणा की नव अंगड़ाई सी, मलयानिल की परछाई सी, इस सूखे तट पर छहर छहर। तो यहाँ पर पूरा प्रस्तुत ही है। जैसे यहाँ पर किसकी चर्चा हो रही है? लहर की चर्चा हो रही है। किस तरह से? एक सूखे तट पर, सूखे तट पर कभी कह रहा है कि लहर तुम आ जाओ। तो वास्तव में क्या है इसका भाव? क्या मूल भाव क्या है? मूल वस्तु क्या है? यहाँ पर लहर जीवन में सरसता और भावना का प्रतीक है, तथा सूखा तट किसका प्रतीक है? सूखा तट देखेंगे यहाँ पे शुष्क जीवन का प्रतीक है। कभी कहना यह चाहता है कि मेरे शुष्क जीवन में भावना आ जाए, सरसता आ जाए, उसकी चर्चा कर रहा है। लेकिन भावना, सरसता या शुष्क जीवन की चर्चा यहाँ कहीं यहाँ पर जिक्र नहीं दिखेगा। न यहाँ पर भावना का जिक्र है, न शुष्क जीवन का कहीं जिक्र है। जिक्र क्या है? लहर। उसे दिखाया किस तरह गया है? लहर के माध्यम से दिखाया गया है भावना को, सरसता को। और जो शुष्क जीवन है उसको किससे दिखाया गया? सूखे तट से। तो यहाँ पर जो मूल वस्तुएं हैं, मूल वन वस्तु है कि भावना और शुष्क जीवन, ये यहाँ पर ये प्रस्तुत है, तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। यहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से ही कवि अपनी बात कह रहा है। तो कई बार ऐसा भी मिलेगा, छायावाद में विशेषकर छायावाद में मिलेगा कि प्रस्तुत है ही नहीं, रचना में सिर्फ अप्रस्तुत मौजूद है, ऐसा भी दिखता है। वैसे आमतौर पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों मौजूद रहते हैं। प्रस्तुत और अप्रस्तुत जब दोनों मौजूद रहेंगे तब क्या होगा? तब उपमेय उपमान दोनों मौजूद है, तब वहाँ पर अलंकार उपस्थित रहते हैं। और सिर्फ एक है तो उसमें अलंकार आपको नहीं दिखेंगे।
और जिस शब्द शक्ति के तहत सब होते हैं तो उसको बोला जाता है लक्षणा शब्द शक्ति। इसलिए आप देखेंगे छायावाद में लक्षणा लाक्षणिकता का प्रयोग खूब ज़्यादा है। उसी के चलते आपको उपमान योजना खूब मिलेगी, अलंकार खूब मिलेंगे, रूपक उत्प्रेक्षण छाया उपमा अलंकार खूब मिलेंगे आपको, और अप्रस्तुत विधान या प्रस्तुत योजना भी आपको दिखाई पड़ेगी। ये देखेंगे अप्रस्तुत योजना दोनों कहेंगे, वो अंबर पनघट में है तो वहाँ भी प्रस्तुत योजना है और इसको भी अप्रस्तुत योजना ही कहेंगे। बस फर्क ये है कि वहाँ पर प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों मौजूद है और यहाँ पर सिर्फ अप्रस्तुत मौजूद है, प्रस्तुत मौजूद नहीं है। ये फर्क है। बस ये समझना बहुत जरूरी था कि अप्रस्तुत योजना है क्या आखिर, क्योंकि अक्सर आता है किताबों में, आप लिखा हुआ पढ़ेंगे लेकिन आपको समझ नहीं पाएंगे कि मतलब क्या है इसका। आगे देखते हैं हम लोग कि बिंब और प्रतीकों का खूब प्रयोग मिलता है आपके यहाँ। ये छायावाद की भाषा कैसा बोला जाता है? बोला जाता है छायावाद की भाषा चित्रात्मक है। चित्रात्मक का क्या मतलब है कि ये बिंब बनाती है। छायावाद की भाषा इस तरह की है कि यहाँ को सामने बिंब बन जाता है, चित्र बन जाता है। तो छायावाद की भाषा कैसा बोला जाता है? चित्रात्मक भाषा बोला जाता है। तो बिंब आपको खूब मिलेंगे। जैसे ये देखिए, जो राम का रावण से युद्ध चल रहा है तो राम किस तरह धनुष को पकड़े हुए हैं और उनकी मुट्ठी से कैसा खून बह रहा है, वही सीन यहाँ पर दिखाया गया है। वही दृश्य, वही बिंब यहाँ पर दिखता है कि अनिमेष राम विश्व दिव्य सर भंग भाव विद्यांग बद्ध कूदंड, कूदंड मतलब धनुष, विद्यांग बद्ध कूदंड मुष्टि में तो मुट्ठी में, खर रुधिर साव, घाव है हाथ पर और वहां से खून निकल रहा है। अनिमेष मतलब, अनिमेष बोलते हैं जिसकी पलके ना झपके हैं। राम अनिमेष है, दो वजह है। पहली वजह वो कि देवता है, देवताओं की पलकें नहीं झपकती। दूसरी वजह है जो इस कविता में आया है कि इतने भौचक्के हो गए हैं सामने रावण को देखकर कि रावण देवी की गोद में है, देवी उसकी रक्षा कर रही है, वो तो परेशान हो गए हैं, इतने भौचक्के रह गए हैं कि उनकी पलकें नहीं झपक पा रही हैं। तो उस वजह से दूसरा वो वजह है। तो अनिमेष राम विश्व दिव्य सर भंग भाव विद्यांग बद्ध कोदंड मुष्टि खरुदे सब, विश्व दिव्य ऐसे सर है उनके पास जो कि पूरी विश्व को जीतने में समर्थ है, लेकिन इस समय वो सर भी, वो बाण भी टूटे जा रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं। और साथ साथ उनका हृदय भी किस तरह से पराजय बोध से ग्रसित हो जा रहा है, किस तरह से उनका हृदय भी परेशान है, उसी का जिक्र यहाँ पर हुआ है। बिंब देखिए कितना सुंदर बिंब है। प्रतीक का प्रयोग इसमें, दूसरी चीज बिंब तो वही है, साथ में इस पूरी कविता में राम किसके प्रतीक हैं आप देखेंगे। राम की शक्ति पूजा जो कविता है उसमें राम प्रतीक है गांधी के, निराला के, सत्य के, सज्जन व्यक्ति के, इन सबके प्रतीक हैं राम। तो इस वाले कोटेशन में आपका बिंब भी दिखेगा और प्रतीक भी मिल जाएगा। दोनों के लिए आप एक ही कोटेशन यूज कर सकते हैं। ये देखिए मुक्त छंद का प्रयोग छायावाद में एक और विशेषता है, एक नई चीज आई मुक्त छंद। ये किसने आरंभ किया? ये निराला ने आरंभ किया। मुक्त छंद में क्या होता है? मुक्त छंद में ये होता है कि उसमें तुकबंदी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कोई बाकी जैसे छंद होते हैं दोहा चौपाई, उसमें अंत में तुकबंदी आती है, तुकबंदी का होना जरूरी है। लेकिन मुक्त छंद में ऐसा नहीं, तुकबंदी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुकबंदी हो ही। तो आप देखेंगे मुक्त खंड छू लिखे गए बिना तुकबंदी के, तो तुकबंदी की आवश्यकता नहीं है। हो तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लय ताल वो सब रहेगा, लय ताल वो सब रहेगा। क्यों? ताकि उसी से गेयता उत्पन्न होती है। तो मुक्त छंद गाया जा सकता है लेकिन तुकबंदी नहीं रहेगी उसमें। ये आप देखेंगे, तुम्हें खोजता था मैं पा नहीं सका, हुआ बन बही तुम जब मैं थका रुका, इस तरह खूब मिलेगा आपको। तो ये निराला के काव्य में मिलेगा। बाकी आप प्रसाद देखेंगे या महादेवी वर्मा देखेंगे, उन्होंने तुकबंदी वाले छंद लिखे हैं। उसी तरह से आप उनकी कविताएं पढ़ेंगे, गीत पढ़ेंगे तो उसमें तुकबंदी मिलेगी। निराला ने शुरू किया था मुक्त छंद, तो निराला के यहाँ, छायावाद में निराला के यहाँ मिलेगा। और उसके बाद फिर अन्य जगह खूब कवियों ने लिखे हैं, आप देखेंगे मुक्त छंद। जैसे अज्ञेय के यहाँ देखिए आपको मिलेगा, मुक्तिबोध के यहाँ देखिए मिलेगा। मुक्तिबोध के यहाँ तो अक्सर आपको मुक्त छंद ही दिखाई पड़ेगा। तो बाद में खूब प्रचलित हुआ, लेकिन छायावाद में निराला के यहाँ ही आपको दिखेगा, निराला के यहाँ ही मुक्त छंद ज्यादा देखेगा, बाकी जगह बहुत कम देखेगा, नाम मात्र को देखेगा। आगे देखते हैं संगीतात्मकता। संगीतात्मकता का मतलब है गेयता से, क्योंकि संगीतात्मकता मौजूद है तो कविता गाई जा सकती है। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें वही सब चीजें आती हैं कि तुक हो, राग होना चाहिए, लय होनी चाहिए, ताल होनी चाहिए, और साथ साथ ही ध्वनियाँ हैं, प्राकृतिक ध्वनियाँ भी मौजूद हो तो वो भी अच्छा है। तो आप छायावाद में देखेंगे संगीतात्मकता बहुत उच्च कोटि की मिलेगी, अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की संगीतात्मकता दिखती है। सारी कविताएं आप देखेंगे कवियों ने ऐसी लिखी हैं कि बड़ी मधुर हैं, बड़ी कोमलकांत है और बड़े अच्छे से गाई जा सकती हैं। प्रसाद की कोई भी आप लाइन पढ़िए,
उसमें हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर एक शिला पर शीतल छाए और एक व्यक्ति भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। बड़ी अद्भुत गीता मिलेगी आपको, छायावाद में दिखेगी हर जगह। उदाहरण के लिए देख लीजिएगा, उठ उठ री लघु लघु लोल लहर। अब पढ़िए, उसी से संगीतात्मकता झलकती है, दिखती है, आपको दिखाई पड़ेगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने छायावाद का संवेदना पक्ष देख लिया था। ये भी देखा छायावाद के संगीत संवेदना पक्ष में कि इसको छायावाद क्यों बोला जाता है। छायावाद दो वजह से बोला जाता है, एक तो उसमें जो रहस्यवाद मौजूद है उसके कारण, और दूसरी वजह है वो अप्रस्तुत विधान। अप्रस्तुत विधान के कारण भी इसको छायावाद बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो चीज दिखती कुछ और है और उसकी परछाई या चीजें जो मतलब है कहीं और खुलता है, इसलिए इसको छायावाद बोल दिया जाता है। जैसे अभी हमने समझा था कि अप्रस्तुत विधान में जिस तरह से उसमें कविता में अप्रस्तुत तो मौजूद था, उठ उठ री लघु लघु लोल लहर जो उदाहरण लिया हमने, तो उसमें अप्रस्तुत तो मौजूद था जबकि प्रस्तुत मौजूद नहीं था, जबकि वास्तविक तर्क क्या है, प्रस्तुत से है। तो इस तरह के काव्य आपको खूब मिलेंगे, इस तरह के छंद खूब मिलेंगे, इस तरह की कविताएं खूब मिलेगी। इसलिए भी इस युग के काव्य को, इस युग के साहित्य को छायावाद नाम दे दिया गया है समीक्षकों द्वारा। तो ये हमने पढ़ा कि छायावाद नाम क्यों है, इसकी विशेषताएं क्या है, सौंदर्य दृश्य क्या है, इसकी प्रकृति कितनी उपस्थित है इसमें। और जैसे इस पर आक्षेप भी लगते रहे हैं कि ये पलायन का काव्य है, निराशा का काव्य है, ये दीनता का काव्य है, वो वाला भाव रहा है। तो उसमें भी देखा हमने कि नहीं ये जागरण का काव्य है, जोश का काव्य है, क्रांति का काव्य है। तो वो सब हमने पढ़ लिया है। जब भी इस सिर्फ छायावाद का बड़ा मशहूर रहा है, बड़ा प्रसिद्ध रहा है, वो भी हमने पढ़ा कि क्यों प्रसिद्ध रहा, किस तरह से अप्रस्तुत विधान, उपमान योजना, लाक्षणिकता ये सब मौजूद हैं, किस तरह से इसमें खड़ी बोली की कोमल कांतता या मधुरता मौजूद है, कैसी इसकी शैली चित्रात्मक है। तो वो सब हमने देखा। अब हम यहाँ पर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।